अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आदमजी फार्मा सर्विसेज के स्टूडियो से। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर प्रोग्राम लेकर आएँ। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं मिर्गी यानी एपिलेप्सी के हवाले से, और इसी सिलसिले में आज हमने इनवाइट किया है स्पेशली लाहौर से डॉक्टर मोहम्मद अदनान असलम को, जो कि हैं एसोसिएट प्रोफेसर न्यूरोलॉजी SIMS। इसके अलावा डॉक्टर साहब हैं फॉर्मर हेड ऑफ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लाहौर सर्विसेज हॉस्पिटल में। इसके अलावा डॉक्टर मोहम्मद अदनान असलम फॉर्मल जर्नल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान स्ट्रोक सोसाइटी के भी। डॉक्टर साहब से आज हम गुफ्तगू करेंगे मिर्गी के हवाले से और कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम बेहतर अंदाज में इस बीमारी से निजात भी हासिल कर सकते हैं और इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं मिर्गी के हवाले से, तो आम फहम इंसान को बताने के लिए डॉक्टर साहब, मिर्गी है क्या और बेसिकली कैसे हमें समझ आएगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली एपिलेप्सी? मिर्गी, जिसे आम लफ्जों में झटके या दौरे की बीमारी भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे एपिलेप्सी कहा जाता है। ये एक दिमागी बीमारी है जिसमें दिमाग के सेल्स यानी कॉर्टिकल न्यूरॉन्स वो शॉर्ट सर्किट होते हैं और उनसे बहुत ज्यादा मिकदार में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, बहुत ज्यादा मिकदार में उनसे जो है वो बरकियाती खराज होता है। नॉर्मली हम जो बोलते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं, मुख्तलिफ अफ़ाल से अंजाम देते हैं, हम सारे के सारे इस कॉर्टिकल जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है उसकी डिस्चार्ज की वजह से हम अपने अफ़ाल से अंजाम देते हैं। लेकिन जब ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है और एबनॉर्मल तरीके से कॉर्टिकल न्यूरॉन्स डिस्चार्ज करते हैं, तो फिर हमारे जिस्म में कुछ गैर इरादी हरकत रूनुमा होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी मोस्ट कॉमन पिक्चर तो ये है कि मरीज के हाथ पांव मुड़ जाते हैं, आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, मुंह से झाग आती है, जुबान कट जाती है और मरीज के जिस्म को झटके लगने शुरू हो जाते हैं और मरीज का यूरिन जो है वो कपड़ों में निकल जाता है, पेशाब खराब हो जाता है। सो ये एक बहुत कॉमन पिक्चर है जो कि एपिलेप्सी की हम देखते हैं। सो ये एक ऐसी दिमागी बीमारी है जिसमें दिमाग के कॉर्टिकल न्यूरॉन्स शॉर्ट सर्किट होते हैं और उनसे बहुत ज्यादा मिकदार में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, जिसके नतीजे में ये मिर्गी का प्रॉब्लम, ये झटके दौरे की बीमारी की सिम्टम्स, अलामात हमारे तक आते हैं। ठीक है। अब डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने इसको बड़ा वाजे लोगों तक क्लियर कर दिया, तो अगला सवाल मेरा ये है कि बेसिकली इसकी वजूहात क्या होती हैं, कॉजेस क्या होते हैं कि जिसकी वजह से किसी भी शख्स में ये बीमारी पैदा होती है या इसके असरात रूनुमा हो जाते हैं? एपिलेप्सी या मिर्गी अमूमी तौर पर 8 से 18 साल की उम्र में इसकी कोई वजह नहीं होती। ये इडियोपैथिक होती है 8 से 18 साल की उम्र में। ठीक है। लेकिन ये किसी भी आदमी को जिंदगी के किसी भी हिस्से में मुतासर कर सकती है। ठीक है। ये यंग एजेस में भी बड़ी कॉमन है। ये 60 इयर्स के बाद जब खुदा ना खास्ता कोई ब्रेन में कॉर्टिकल जो कॉर्टेक्स में जो है वो कोई क्लॉट आ जाए, वो कॉर्टिकल इंफार्क्ट हो जाए, या खुदा ना खास्ता कोई ब्रेन ट्यूमर का मामला हो जाए, या खुदा ना खास्ता जिस्म में कोई जिंदगी के किसी भी हिस्से में जिस्म में नमकियात की कमी हो जाए, सोडियम कम हो जाए, कैल्शियम कम हो जाए, उसकी वजह से भी ये अलामत आ सकती हैं। ये जो झटका दौरा है ये एक अलामत है और मिर्गी एक बीमारी है। झटके दौरे की बहुत सारी वजूहात होती हैं, जिसमें दिमाग में इंफेक्शंस का हो जाना, दिमाग के खुदा ना खास्ता दिमाग में क्लॉट आ जाना, ब्रेन हेमरेज हो जाना, सबरेक्नॉइड हेमरेज हो जाना, हमारे जिस्म में नमकियात की कमी हो जाना, कैल्शियम की कमी हो जाना, खुदा ना खास्ता दिमाग पे कोई चोट का लग जाना। सो ये झटके दौरे की बहुत सारी वजूहात हैं और मिर्गी उन वजूहात में से एक वजह है।
ये एक दिमागी बीमारी है जो दिमाग के सेल्स के शॉर्ट सर्किट होने की वजह से होती है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत ही बेहतर अंदाज में डॉक्टर साहब आपने कॉजेज भी हमें बताए। लेकिन डॉक्टर साहब, जब हम मिर्गी की बात करते हैं और हमें अक्सर पेशतर नज़र भी आते हैं वो तमाम लोग जो कहीं ना कहीं एपिलेप्सी का शिकार हैं, लेकिन उनके करीबी लोगों को या बाज़ औक़ात जो आम फहम लोग हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि इस बीमारी की इक़साम भी हैं और टाइप्स भी हैं। अब डॉक्टर साहब, क्योंकि हमने आपको इन्वाइट किया है तो प्लीज़ अपना थोड़ा सा वक्त निकाल के अगर आप हमें मुख्तसरन ये भी ज़रूर बताइएगा कि बेसिकली मिर्गी की इक़साम कितनी है और हम कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं मिर्गी की इक़साम के बारे में आपको बताऊं, मैं कुछ चीजें बुनियादी सेंसिटाइज मैसेज को सेंसिटाइज करने के लिए आपको बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो 50 मिलियन लोग एपिलेप्सी के मर्ज में मुब्तला हैं, यानी झटके दौरे की बीमारी का शिकार हैं। 50 मिलियन लोग, और हर साल इनमें 2.5 मिलियन लोगों का इजाफा हो रहा है। 2.5 मिलियन न्यू केसेस हर साल हमारे पास आ रहे हैं। ये अगर छाती की अमराज, सारी बीमारियां हैं, उनमें डिजीज बर्डन सिर्फ एपिलेप्सी है। यानी ये मिर्गी सारी बीमारियां 99%, और ये सिर्फ एक बीमारी जो है पूरी बीमारियों का 1% है। सो ये ह्यूज चंक है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में चूंकि इस बीमारी को छुपाया जाता है, तो हमारे पास कोई एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है, लेकिन एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त 20 लाख से 25 लाख लोग जो हैं इस मर्ज में मुब्तला हैं। चूंकि इसको बहुत सारे मिथ्स के साथ जो है वो एसोसिएट किया जाता है, सो इसलिए बड़ा कॉमन है कि लोग इस बीमारी को छुपाते हैं। ये अर्बन एरियाज में भी बड़ी कॉमन है, ये रूरल एरियाज में भी बड़ी कॉमन है। आप हैरान होंगी कि लोग इसकी ट्रीटमेंट नहीं लेते। सिर्फ 27.5%, ओनली 27.5% लोग अर्बन पॉपुलेशन यानी शहरी लोग जो है, जो कि एजुकेटेड लोग हैं, वो मिर्गी का इलाज करवाते हैं। यानी अगर 100 लोगों को 100 अर्बन पॉपुलेशन में 100 लोगों को मिर्गी है, तो उनमें से सिर्फ 27.5 लोग जो हैं, वो 27 to 28 लोग जो हैं वो मिर्गी का इलाज करवाते हैं, बाकी लोग इलाज नहीं करवाते। और जब ये when we come to the रूरल पॉपुलेशन यानी देहात की बात, जहाँ लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते, तो वहां सिर्फ 1.7% लोग इस मर्ज का इलाज करवाते हैं। सो आप ये देखिए कि इस बीमारी को छुपाया जाता है। सो हमारे पास एग्जैक्ट डेटा तो नहीं, लेकिन 20 से 25 लाख लोग जो है, जो ये वो लोग हैं जो हमारे पास आते हैं और इलाज करवाते हैं और किसी ना किसी सर्वे में इंक्लूड हो रहे होते हैं, जिससे हम एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक ये कह सकते हैं कि ये 20 लाख से 25 लाख लोग पाकिस्तान में इस मर्ज में मुब्तला हैं। सो ये बहुत कॉमन बीमारी है। ठीक है बहुत कॉमन। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने गुफ्तगू में ही अपनी बात कही कि जी पाकिस्तान में इसका ऐसा तो हमें रेशो नहीं पता चलता, लेकिन ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब, क्योंकि पाकिस्तान में ही हम रहते हैं और पाकिस्तान के लोग कहीं ना कहीं हमें देखने में भी महसूस होता है कि उनमें भी बीमारी है। अब डॉक्टर साहब, इसका ट्रीटमेंट अगर हम आम आसान अल्फाज में लोगों को समझाएं, जैसे आपने खुद ही कहा कि अक्सर तो लोग इसका इलाज करवाते ही नहीं हैं। अब वो क्यों नहीं करवाते? क्या वो उसको अहमियत नहीं देते, या उनको शायद ये लगता है कि इसका इलाज करवाना उनके लिए मुनासिब नहीं है, या शायद उनके इस्तात में नहीं है? डॉक्टर साहब, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, मैं आपका इस सवाल का जवाब देने से पहले आपके पहले सवाल की तरफ आता हूँ, ताकि लोगों को ये आइडेंटिफाई हो जाए कि ये मिर्गी की बीमारियां कितने किस्म की होती हैं। इसमें से सबसे कॉमन, सबसे खौफनाक जो है वो अलामत है, वो किस्म है जिसमें मरीज के हाथ पांव मुड़ जाते हैं। मरीज के हलक की बहुत जोर से आवाज निकलती है, मरीज के हाथ पांव मुड़ जाते हैं, आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं और जिस्म अकड़ जाता है, और फिर उसके हाथ पांव को ये कैफियत 1 से 1.5 मिनट के लिए रहती है, और फिर झटके लगने शुरू हो जाते हैं, हाथ और पांव को झटके लगने शुरू हो जाते हैं। इस अमल के दौरान मरीज के मुंह से झाग आती है, मरीज के दांतों के नीचे जुबान आ जाती है और जुबान कट जाती है, और मरीज का यूरिन बीच में निकल जाता है। ये कैफियत जब खत्म होती है तो मरीज बेहोशी की कैफियत में या मदहोशी की कैफियत में या नींद की हालत में चला जाता है। जब मरीज होश में आता है तो मरीज को कतई तौर पर याद नहीं होता कि इस 2 या 4 मिनट के अरसे में उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ है।
उसे झटका लगा, उसे किसने सीधा किया, किसने मुंह में पानी डालने की कोशिश की। तो मरीज को बिल्कुल भी पता नहीं होता कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ है। ये तो सबसे कॉमन किस्म है जिसको हम जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक एपिलेप्सी बोलते हैं, प्राइमरी जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक एपिलेप्सी बोलते हैं। ठीक है। एक झटके की किस्म ये है कि मरीज का जिस्म जो है वो एकदम लेस देन अ सेकंड एकदम ऐसे झटका लगता है और मरीज के हाथ में जो चीज है वो छूट जाती है। सो ये ऐसे होता है जैसे किसी को आप आवाज दें, तो बड़ा कॉमन फिनोमेना है ना, आवाज दें तो वो एकदम डर जाता है, दबक जाता है, जिसको आम वर्ड्स में कहा जाता है। तो ये एक दूसरी किस्म है जो कि जिसको हम मायोक्लॉनिक एपिलेप्सी कहते हैं, जिसमें मरीज का जिस्म एक सेकंड के लिए ऐसे झटका लेता है और फिर अगर हाथ में कोई चीज है तो वो हाथ से वो चीज गिर जाती है। ये मायोक्लॉनिक एपिलेप्सी। तीसरी किस्म बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन है। कॉमनली स्कूल से ये कंप्लेन आती है कि बच्चा जो है वो क्लास में तवज्जो नहीं कर रहा, बच्चा खला में घूमता रहता है, जब उसे कोई बात बताई जाती है तो वो खला में घूमता रहता है और वो जवाब नहीं देता। तो ये एक मिर्गी की किस्म है जिसमें मरीज चंद सेकंड्स के लिए स्टेयर करता है, एब्सेंट हो जाता है एनवायरनमेंट से और उस अरसे के दौरान, उन चंद सेकंड्स के दौरान उसे जो बात कही जाती है, बात बताई जाती है या बात समझाई जाती है, तो उसे कतई तौर पर याद नहीं होता कि उसे क्या बताया गया है। ये एक और एपिलेप्सी की टाइप है जिसे एब्सेंस एपिलेप्सी कहते हैं और ये बच्चों में इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस, एकेडमिक डिक्लाइन की बड़ी वजूहात में से एक वजह है। दुरुस्त, सही बात। फोर्थ टाइप मिर्गी की ये है कि जिसमें मरीज खड़ा विदाउट एनी रीजन, किसी भी वजह के बगैर अचानक से जमीन पे गिर जाता है, कोई ठोकर नहीं लगती, कोई स्लिप नहीं होता, अचानक से उसकी टोन खत्म होती है, लूज करता है और वो नीचे गिर जाता है। इसे एटॉनिक सीजर्स बोलते हैं। एटॉनिक सीजर्स, एटॉनिक। सो ये मिर्गी की बहुत सारी टाइप्स हैं, जो इसके अलावा भी बहुत सारी टाइप्स हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, अब मैं अपने आगे, हाँ जी, उसी सवाल की तरफ आऊंगी। अगर रिपीट करेंगी तो दूसरा सवाल जिसमें आपने मुझे कहा था कि लोग क्या इसकी कोई ट्रीटमेंट है? यस, ट्रीटमेंट मौजूद है और अब बहुत सारी ऐसी अद्वियात मौजूद हैं कि जिनके इस्तेमाल के साथ मरीज अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से गुजार सकता है। 70% लोग जो कि मिर्गी की दवाई लेते हैं, मिर्गी की दवाई लेने के बाद वो नेगेटिव हो जाते हैं और मिर्गी की दवाई उनकी 3 साल के बाद बंद हो जाती है। अगर आप सही दवाई सही अरसे तक यानी 3 साल तक इस्तेमाल करते हैं और आपको एक भी झटका नहीं लगता, तो 2 से 3 साल के अरसे के बाद मरीज की दवाई बंद हो सकती है। और ये याद रखिए कि मिर्गी से मरीज नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। ये मिथ जो है कि मरीज को सारी उम्र दवाई खानी पड़ती है, ये ठीक नहीं है। मरीज आपने तो ये इतनी जी 70% लोग जो हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं और वो अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा सबूत हमारे पास ईदी साहब का है जो कि एपिलेप्टिक थे और आप में से और मेरे में से बहुत सारे लोगों से ज्यादा, हम सब लोगों में से वे बहुत बेहतर जिंदगी, हम सब से ज्यादा बेहतर जिंदगी वो गुजार कर गए हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपने ये बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव बात सुनने वालों को भी बताई है और यकीनन लोगों को ये एक नया पहलू मिलेगा। यहाँ पर डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि मिर्गी का जो मरीज है वो अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है, एक सवाल ये भी जहन में उभरता है कि जो मिर्गी के खास मरीज होते हैं, क्या वो शादियाँ कर सकते हैं, उनकी औलादें हो सकती हैं, उनका प्रोसेस भी सेम एक ऐसे ही नॉर्मल इंसानों जैसा होता है? क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ तो अगर किसी को ये बीमारी हो जाए तो लोगों को लगता है, स्पेशली अगर ख़वातीन की बात की जाए, तो यहाँ पे ये भी एक मिथ है कि शायद शादी भी नहीं होनी चाहिए या शायद आगे फर्टिलिटी में भी कोई ऐसी दिक्कत आए। क्या ये बात दुरुस्त है डॉक्टर साहब? बिल्कुल नहीं है, इसमें 2 पैरेलल मिथ्स चल रही हैं। ठीक है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि अगर किसी खातून को झटके पड़ते हैं और बार बार झटके पड़ते हैं तो उसकी शादी कर दी जाए, उसके झटके ठीक हो जाते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है। ठीक है, ये भी गलत है, इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस हवाले से कि शादी करने से ये झटके ठीक हो जाते हैं। ठीक। एक मिथ ये भी है कि मिर्गी के मरीज की शादी नहीं करनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिर्गी का मरीज शादी भी कर सकता है, बच्चे पैदा भी कर सकता है और अपनी नॉर्मल मैरिड लाइफ गुजार सकता है। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है
कि मिर्गी के मरीज की शादी नहीं करनी चाहिए या जरूर करनी चाहिए। अगर वो अपने उस सजेस्टिव एज ग्रुप में है और वो शादी कर सकता है और नॉर्मल मैरिड लाइफ गुजार सकता है तो उसे करनी चाहिए। इसका कतई तौर पर मिर्गी के साथ यानी एपिलेप्सी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मिर्गी का मरीज, मैं रिपीट कर रहा हूँ, शादी भी कर सकता है और अपनी नॉर्मल मैरिड लाइफ गुजार सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है और दुनिया का कोई भी काम कर सकता है जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल कर सकता है, प्रोवाइडेड उसके झटके का जोर। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ जहन में ये भी उभरता है, क्योंकि माशाल्लाह आप अपनी सर्विसेज बहुत सारी जगहों पर दे रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के हवाले से क्या काम कर रहा है, पाकिस्तान में डॉक्टर्स के हवाले से काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में कितना बेहतर काम हो रहा है, डॉक्टर साहब ये ज़रूर हमारे प्लेटफॉर्म से आप लोगों को बताएं ताकि लोगों की आगाही भी हो और कोई भी ऐसा पेशेंट जो शायद अभी तक अपना ट्रीटमेंट उसने नहीं करवाया तो वो ज़रूर इस तरफ गौर करे। आगाही बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, आगाही बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे आपने बात की कि हम क्या माहिर डॉक्टर इस चीज के मौजूद हैं। जी बिल्कुल, माहिर डॉक्टर मौजूद हैं। इसका माहिर डॉक्टर एक न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरो फिजिशियन है जो कि माहिर दिमाग, अमराजे दिमाग, आसाब व पट्टा है, जो कॉमन वर्ड्स में कहा जाता है न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरो फिजिशियन। इट हैज नथिंग टू डू विद साइकेट्री। इसका ताल्लुक नफ्सियात के साथ नहीं है, ये दिमागी बीमारी है। सो आपको न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरो फिजिशियन के पास जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपने सवाल किया कि पाकिस्तान में माहिर लोग मौजूद हैं। जी पाकिस्तान में इसके माहिर लोग मौजूद हैं, क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज्यादा कम है। आप ये देखिए कि हमारी 20 करोड़ या 22 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ हमारे पास 251 क्वालिफाइड न्यूरोलॉजिस्ट हैं। 251 क्वालिफाइड न्यूरोलॉजिस्ट हैं। सो दिस इज समवट, हम अगर जो है वो इस शोबा को जो है वो प्रमोट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स को इनकरेज किया जाएगा इस शोबे की तरफ आने के लिए, तो हमारे ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स जो हैं वो ट्रेन हो सकते हैं। लोगों का एक कॉमन मिथ है कि ये काले जादू की वजह से है, ये ब्लैक मैजिक की वजह से है, ये जादू है, ये चूना है, ये आसेब है। मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, क्लियर वर्ड में क्लियर करना चाहूंगा, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बताना चाहूंगा कि ये कतई तौर पर ना जादू है, ना टूना है, ना आसेब है, ना ये ब्लैक मैजिक है। ये एक दिमागी बीमारी है जिसके लिए आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। कतई तौर पर आमिल के पास नहीं जाएं, कतई तौर पर दम कराने वालों के पास नहीं जाएं। दिमागी बीमारी है जो कि काबिल इलाज दिमागी बीमारी है। मैंने अर्ज किया 70% मरीज जब दवाई सही अरसे तक सही दवाई लेते हैं तो 70% लोग जो हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं और उनकी दवाई बंद हो जाती है और अब अपनी भरपूर जिंदगी गुजार सकते हैं। दूसरा मिथ बड़ा कॉमन है कि ये शायद पानी की चमक से होती है, ये चांद की चमक से होती है, ये भी मिथ गलत है। फिर मिर्गी के मरीज कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाते। मिर्गी के मरीज को दवाई सारी उम्र खानी पड़ती है। ये भी मैंने आपको कैटेगरी के लिए एक्सप्लेन किया कि मिर्गी के मरीज को सारी उम्र दवाई नहीं खानी पड़ती। मिर्गी की कुछ इकसाम हैं कि जिस जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे मिर्गी कुछ इकसाम के अंदर दवाई आपको एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक खानी पड़ती है। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में आप जो है वो 3 साल तक दवाई लेते हैं, तो आप अगर एक भी फिट आपको नहीं पड़ता तो आप दवाई अपनी बंद कर सकते हैं। बिल्कुल फिर आखिरी मिथ जो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, कॉमनली ये कंसीडर किया जाता है कि ये मिर्गी जो है वो जूता सूंघाने से या मुर्दा सूंघाने से ठीक हो जाती है। तो ऐसा नहीं है। होता क्या है कि जब मरीज को झटका पड़ता है तो इस मिथ की वजह से फैमिली में क्योस क्रिएट होता है। कोई भाग रहा है जूता लाने के लिए, कोई भाग रहा है मोजा लाने के लिए, और वो उसको मोजा लाने में, जूता लाने में 1-आधा मिनट लग गया और 1-आधे मिनट के बाद जब वो जूता ला के उसे सुंघाया जाता है तो वो जो है उसके बाद जो है वो मरीज ठीक हो जाता है। तो नॉर्मली मैंने आपको बताया कि नॉर्मली ये 1 से 2 मिनट तक, 2.5 मिनट तक ये कैफियत रहती है। तो 1 से 2-2.5 मिनट तक जब आप वो जूता या मोजा सुंघा के उसे लेके आते हैं और उसे सुंघाते हैं तो वो झटका ऑटोमेटिकली ठीक हो जाना होता है। उसका कतई तो
जी डॉक्टर साहब। जी जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपने बहुत ही जी डॉक्टर साहब बहुत ही ये कतई तौर आसान अंदाज में ये बात समझाई है। प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात को। जी डॉक्टर साहब। जी मैं अर्ज कर रहा था कि मोजा सुखाने से या जूता सुखाने से इसका सही तौर पर कोई ताल्लुक नहीं है। सो जितनी देर में आप मोजा ढूंढ के लाएंगे और जूता ढूंढ के लाएंगे और मरीज को सुखाएंगे तो 1 से 1.5 मिनट के अंदर उसने वैसे ही ऑटोमेटिकली सेटल हो जाना है और छटके वाली कैफियत जो वो ठीक हो जाए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो क्योंकि आपने बहुत ही आसान अल्फाज में लोगों को बहुत बेहतर अंदाज में आज अंडरस्टैंडिंग करवाई है, बहुत सारे ऐसे सवाल जो शायद मेरे भी जहन में थे वो आज क्लियर हुए हैं। एक सवाल डॉक्टर साहब जो आखिरी सवाल है और मुझे लगता है आप इसका बहुत बेहतर तरीके से जवाब देंगे। किसी भी पेशेंट को जब ये पता चल गया है कि अब उसको मिर्गी है, उसने अपना ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया है और यकीनन ये दिमागी एक मसला है तो उसको डॉक्टर ही बेहतर तरीके से ट्रीट करता है। डॉक्टर साहब, ऐसे में जो घर वाले होते हैं उनका रवैया, उनकी काउंसलिंग, उनका बेहतर माहौल अलॉन्ग विद द ट्रीटमेंट कितना हेल्प करता है मरीज को अगर वो लग के अपना 3 साल इलाज करवाता है? क्योंकि अमूमन ऐसा भी डॉक्टर साहब देखने में आता है कि मरीज जो है वो दवाइयाँ तो ले रहा है लेकिन घर का माहौल बहुत स्ट्रेसफुल है जिससे शायद वो पेशेंट कोप अप नहीं कर पा रहा। इस हवाले से क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? जी, इसका डायरेक्ट स्ट्रेस से कोई ताल्लुक नहीं है या स्ट्रेस की वजह से नहीं होता, लेकिन ये एक टेंडेंसी देखी गई है कि साइकोलॉजिकली एक एम्प्लीफिकेशन ऑफ सिम्टम्स हो जाती है। जी। वो उनके सिम्टम जो है वो एम्प्लीफाई हो जाते हैं। जरा उन लोगों को बार बार ये झटके पड़ते हैं जो ज़हनी तौर पर थोड़े से अनस्टेबल होते हैं या परेशान जल्दी हो जाते हैं या किसी बात को ज्यादा दिल पे ले लेते हैं और उसके साथ वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो उन लोगों को जरा चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन कतई तौर पर बुनियादी तौर पर इसका ताल्लुक जो है ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता टेंशन या एंजाइटी की वजह से उसे फिट जो है वो दौरा पड़ेगा। ठीक है। और डॉक्टर साहब, इसमें जो घर वाले हैं उनका कितना इम्पोर्टेंट रोल है, स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए जो कि इस मर्ज में मुब्तला हैं या इसका इलाज करवा रहे हैं? घर वालों का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। रीजन, हम उस मुआशरे में रहते हैं जिस मुआशरे में, जिस सोसाइटी में ये सारे बीमारी को मिथ्स के साथ एसोसिएट किया गया है। आप अपने बच्चे को जिसको झटका पड़ता है आप उसको एबनॉर्मल चाइल्ड समझते हैं, आप उसको छुपा के रखते हैं, आप उसे सोसाइटी में लेके जाना, खौफ और डर के मारे लेके जाना पसंद नहीं करते कि जी अगर किसी को पता लग जाएगा कि मेरे बच्चे को झटका पड़ गया है, ये झटका उसके सामने पड़ जाएगा तो शायद हमारे लिए फैमिली में भी प्रॉब्लम शुरू हो जाए। सो ये बात जहन में रखिए कि ये बाकी बीमारियों की तरह एक आम दिमागी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन है। जो आपको और मुझे बहैसियत पेरेंट्स करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि हमें उसका इलाज करवाना चाहिए, प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोफिजिशियन के पास जाएं और हम उसका इलाज कराएं, हम उसे दवाइयां बांटें। घर में ये होता है कि जब झटके पड़े होते हैं तब तो बड़ा कॉमनली ये देखा गया है कि 2 दिन तक, 4 दिन तक, 6 दिन तक दवाई बड़ी रेगुलर दी या 2 हफ्ते के लिए बहुत रेगुलर दी। उसके बाद जब जो महीना गुजर गया और झटके ठीक होना शुरू हो गए और नहीं पड़ रहे अब 1 महीने से, तो फिर दवाई में नागा आना शुरू हो जाता है। सो पेरेंट्स को खास तौर पर बच्चों के लिए या इवन बड़ों के लिए भी दवाई रेगुलर लें, उसमें खुद से कोई तब्दीली ना करें, दवाई रेगुलर लें, नागा ना करें और वक्त पर दवाई लें। अच्छा, अगर झटका पड़ गया है, बच्चे को झटका पड़ गया है, ये घर में किसी फर्द को झटका पड़ गया है तो उसको फौरी तौर पर करवट दे दें, उसकी टाई या अगर उसने कोई ऐसी शर्ट पहनी हुई है जिसके बटन ऊपर से बंद है, कॉलर के बटन बंद है, तो उसको खोल दें, करवट दे दें। मुंह में कोई चीज डालने की कोशिश ना करें, पानी डालने की कोशिश ना करें। याद रखिए ये तो मुमकिन है कि दांत टूट जाएं, लेकिन आप वो मुंह नहीं खुलेगा जब तक वो एक जो क्लेंचिंग ऑफ टीथ, वो फेनोमेना जो फिट वाला 1 मिनट के लिए रहना है उस टाइम पीरियड के लिए, सो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। मुंह में कोई चीज डालने की कोशिश ना करें, पानी डालने की कोशिश ना करें, साइड पे करवट दे दें। अगर करीब कोई नोकदार चीज पड़ी है या आग या उससे रिलेटेड कोई इस तरह की चीज है जो पेशेंट को पोटेंशियली हार्म कर सकती है, तो वो वहां से दूर हटा दें।
ठीक, बिल्कुल ठीक, बल्कि बिल्कुल ठीक। ये है वो 1 से 1.5 मिनट तक ये कैफियत रहेगी, उसके बाद मरीज़ गुनूदी में या नींद में चला जाता है, उसके बाद जो है वो मरीज़ ठीक हो जाता है। लेकिन अगर मरीज़ अभी होश में नहीं आया, एक दफ़ा फिट पड़ा, बेहोश हो गया और अभी होश में नहीं आया और फिर फिट पड़ गया, तो फिर फौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में लेके जाएँ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। बेहद आपका शुक्रिया डॉक्टर अदनान कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और बहुत ही उम्दा तरीके से आज आपने पूरी कॉन्वर्सेशन की। डॉक्टर साहब, जाते जाते कोई छोटा सा मैसेज जो आप सुनने वालों को, देखने वालों को देना चाहें, स्पेशली आज के टॉपिक के हवाले से? मैं बड़ी मुख्तसर सी बात करता हूँ। मिर्गी एक काबिले इलाज दिमागी बीमारी है, इसे छुपाइए नहीं, इलाज करवाइए। मिर्गी काबिले इलाज। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। आप लोग भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और हमारी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एक बार फिर दोबारा किसी और बेहतर प्रोग्राम के साथ शामिल होंगे। फ़ी अमान अल्लाह। थैंक यू।